देखिए चित्रा जी, जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस ने किसी प्रकार का कब्जा किया हुआ है, आरएसएस का तो ऑफिशियली कुछ भी लेना देना नहीं है सरकार के साथ। आरएसएस चरित्र निर्माण करता है, और चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण जानते हैं क्या होता है कि भारत की राजनीति में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के प्रधानमंत्री बनी थी, कोई पार्टी के अंदर ही सर्वमान्य नेता नहीं थी। और जवाहरलाल नेहरू जी के समय सर्वमान्य नेता सरदार पटेल थे, गांधी जी की कृपा से बने थे। सिर्फ दो प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले आप सड़क पर राह चलते किसी आदमी से पूछिए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसने कहा था मोदी जी। अटल जी के लिए लोग बरसों बरस तक कहते रहे। यह होता है व्यक्ति का निर्माण। नैसर्गिक नेता बन के प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं बनना। अब दूसरी बात, अगर इन्हें इस बात पे आपत्ति है तो राहुल गांधी जी बताएंगे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी भाई? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सोनिया जी का महान त्याग बताया जाता था कि वो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया और कैबिनेट मंत्री का पद ले लिया, जो बाद में लाभ का पद भी घोषित हो गया और जिसके लिए उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने मायावती जी के संदर्भ में बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बताइए, जब चंद्रशेखर रावण से मिलने के लिए प्रियंका गांधी गई थी, वो पहला मौका था जब मायावती ने खुलेआम इनकी आलोचना की थी। तो आप किससे गठबंधन करना चाहते थे? आपने तो मायावती के साथ गठबंधन उसी समय तोड़ दिया था। दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं, आज ये इस बात की याद कर रहे हैं सीएम का पद ऑफर किया। अरे भाई, कांग्रेस की हैसियत ही क्या थी? मतलब मेढकी को भी जुकाम होने लगा। चित्रा जी, आज से 25 साल पहले 1996 का विधानसभा यूपी का, तब 425 सीटें होती थी उत्तर प्रदेश में। बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी काशीराम जी के जमाने में, और 125 सीटें कांग्रेस और 300 सीटें बसपा लड़ी थी 1996 में। मगर उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हमने बनाया था मायावती जी को, कांग्रेस ने नहीं। तो मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी को भारत की राजनीति का यथार्थ, अपनी परिस्थिति, संघ की समझ और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अपने गठबंधनों के बारे में शायद उनको स्वयं जानकारी नहीं है। इस कारण से वो इस प्रकार की बात करते हैं। यदि उन्होंने अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लिया होता तो शायद वो इस प्रकार की बातें नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने स्पीच सुनी है, क्योंकि अगर सुनी होती तो हार का ठीकरा कहीं भी नहीं फोड़ा जा रहा है। वो एक पुस्तक विमोचन में गए थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और दलितों पर हुए अत्याचार की बात कर रहे थे। हार का ठीकरा कहां फोड़ा जा रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। आपको वही इंपोर्ट कहां से मिला? उन्होंने ये बोला कि मायावती जी, कांशीराम जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था और इससे हमारा नुकसान हुआ, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मायावती जी ने उस मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस चुनाव में मायावती जी भाजपा की बी टीम बनकर उनके इशारों पर कैंडिडेट से लेकर हर चीज कर रही थी। ये सच है कि मायावती जी ने अपनी खुद की राजनीति को आहत किया भाजपा का फायदा पहुंचाने के लिए, और सबको पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के हाथों में था, चाबी वहां से उमेठी जाती थी। तो मुझे बताती हूं, बी टीम बाद में साबित हुई। हम 1 साल से उनसे बात करना चाह रहे थे, वो मिलना भी नहीं चाह रही थी, और तब समझ में आने लगा कि ऐसा ये क्यों कर रही हैं। हम तो चाहते थे हम मिलकर लड़े और हम मिलकर शिकस्त दे बीजेपी को। हम आहत जो हुए हैं दलित, उनके लिए लड़ाई करें, लेकिन मायावती जी लड़ना ही नहीं चाहती थी। ये तो जब उनका एक्शन खुलता गया तो समझ में आया कि ये तो बीजेपी के इशारों पर चल रही हैं। हमें तो लगता था मायावती जी एक जमाने में बड़ी धाकड़ महिला हुआ करती थी, मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, अपने बल पर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो हमें लगा कि वो भाजपा को हराना चाहेंगी। वो ऐसी ताकतों को जो दलित विरोधी मानसिकता की है, आप सारी बातें भूल जाइए। भंवर मेघवंशी का तो नाम सुना होगा ना, सुधांशु जी, आरएसएस ज्वाइन करी थी, दलित युवक थे, उनकी किताब तो पढ़ी होगी आपने। और उन्होंने क्या कच्चा चिट्ठा खोला है आरएसएस का, किस तरह से उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से दलित विरोधी मानसिकता है, किस तरह से अभी भी ब्राह्मणत्व है। आप सब कुछ भूल जाइए। भागवत जी का बयान तो याद ही है आपको 2020 का, जिसमें उन्होंने कहा है रिजर्वेशन पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। तो आरएसएस रिजर्वेशंस के खिलाफ है, आप मूलतः दलितों के खिलाफ है। इस तरह की बातें कर कर यहां पर, और आपने एक बात बोली, जब तक मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी लेकिन ऑडियो आना शुरू हो गया था, नेहरू और इंदिरा नेता नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अरे बात लंबी फेंकिए तो ऐसी फेंकिए कि हजम हो जाए। आपको लगता है नेहरू और इंदिरा नेता नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले? आपके इंडिया शाइनिंग को शिकस्त देने वाली सोनिया गांधी नेता नहीं थी प्रधानमंत्री या नेता बनने से पहले? क्या बात आप लोग करते हैं?
जिस तरह का सैक्रिफाइस उन्होंने किया वो आप नहीं कर सकते। पीएम के चरित्र की बात कर रहे थे। आरएसएस चरित्र का निर्माण करती है, गजब चरित्र का निर्माण करती है, क्योंकि आरएसएस की सोच वाले आदमी इस देश के राष्ट्रपिता पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करते हैं। ये चरित्र निर्माण करते हैं आप ये चरित्र निर्माण करते हैं कि यति नरसिंहारन से लेकर कालीचरण तक महात्मा गांधी को गाली देता है। आप इस चरित्र का निर्माण करते हैं कि गेरुआ की गरिमा को न रखकर औरतों को रेप की धमकी दी जाती है इस देश में। ये चरित्र निर्माण आप कर रहे हैं। शायद हम दलितों को मुखरित नहीं कर पाए और इसीलिए हम उनके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं कि उनको मुखरित करना जरूरी है, उनके हक की बात करना जरूरी है। आप 1 से लेकर 10 तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए, 8 में से 10 दलित औरतों के खिलाफ है। क्या शाहजहांपुर और क्या उन्नाव और क्या हर चीज? ऐसा क्यों है? क्योंकि दलित विरोधी मानसिकता है। एक विशेष वर्ग के लोगों को लगता है कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और उसके चलते ये होता है। आज की तारीख में भी जिस तरह की बातें इस देश में कही जा रही हैं और जिस पर टेलीविजन डिबेट नहीं हो रहे, और मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन हाँ मुझे दुख है कि बजरंग मुनि जैसे एक व्यक्ति पर जो खुलेआम हमारे सनातन धर्म का तौहीन करता है, हमारे सनातन धर्म की गरिमा को नष्ट करता है, गेरुआ पहनकर कहता है मैं औरतों का खुलेआम बलात्कार करूंगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस का नाम सुन के हाथ पैर जोड़ देना थोड़ी कानून व्यवस्था होती है। ठीक देखिए, मैं बिल्कुल शांति से सुप्रिया जी को सुना। मैं अपेक्षा करूंगा कि वो शांति से मेरी बात सुने। पहले आज का फैक्ट यह है कि दलितों के विरुद्ध अत्याचार में और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में आज की डेट में देश में सबसे नंबर 1 का राज्य है राजस्थान। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो ये बात कही, यहां तो हकीकत में जिन लोगों की हत्या हुई, जहां महिलाओं का घनघोर बलात्कार हुआ कश्मीर के बारे में, वहां तो आपकी कांग्रेस की केरल की यूनिट ने लिख दिया कुछ खास हुआ ही नहीं था, भले ही बाद में डिलीट कर लिया गया। खैर छोड़िए, उस विषय पे हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि इंदिरा जी और नेहरू जी नेता थे, तो ये बताइए 16 में से 15 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का समर्थन किया था, यह सत्य है कि नहीं? अगर 16 में 15 किसी एक के पक्ष में है तो नेता कौन बड़ा है? उस जमाने में सी राजगोपालाचारी जी हो, राजेंद्र बाबू हो, पुरुषोत्तम दास टंडन हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, सरदार पटेल हो, ये सब नेहरू जी से बड़े नेता थे। और उसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, आजादी के बाद कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नेहरू जी कृपलानी जी के पक्ष में थे, मगर नेहरू जी के विरोध के बावजूद पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बनकर आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी का जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं किताब का नाम बता दे रहा हूं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गा दास, जिसमें गांधी जी का कोट है कि नेहरू को उन्होंने क्यों समर्थन किया। पढ़ लीजिएगा नेहरू कितने बड़े नेता थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अब इंदिरा जी के ऊपर आई है। अरे इंदिरा जी जब बनी तो सबको पता है, अपनी पार्टी उनके साथ नहीं थी। ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सब इंदिरा जी से बड़े नेता थे और इसीलिए वो टूट गई थी। पार्टी तोड़कर अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वो अलग हुई। और अब तो बहुत सी पुस्तकें ये भी उपलब्ध हैं कि उसमें देशी और विदेशी शक्तियों का क्या रोल था, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी आर्काइव्स अब विदेश की जाके खुल गई हैं। तो पूरे देश को पता है कि वास्तविक नेता कौन था। और बाकी जो आपके नेता बने राजीव जी और वो सब छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं दलित वाले मुद्दे के ऊपर। देखिए, जानते हैं क्यों है मायावती जी को क्यों नहीं विश्वास हुआ? जब 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, मुलायम सिंह जी की पार्टी ने मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मूक दर्शक बने देखते रहे। और सुप्रिया जी आपको याद दिला दूं, भाजपा से गठबंधन उस समय मायावती जी ने नहीं किया था, काशीराम जी ने किया था। तब मायावती जी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। 95 में भी काशीराम जी ने किया, 97 में भी काशीराम जी ने किया, 2002 में भी काशीराम जी ने किया, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हुआ कि जब दलितों पर घनघोर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा सिर्फ भाजपा करती है। और अब हमें दलितों ने क्यों समर्थन दिया? किसी ने हमें थाली में सजा के नहीं दिया कि मायावती जी ने हमको शिफ्ट कर दिया हो। जो मोदी जी की सरकार ने काम किया, चाहे दलितों को अनाज पहुंचाना हो, शौचालय पहुंचाना हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाना हो, सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी से सुरक्षा देने का काम योगी जी की सरकार ने किया। और इस कारण से दलितों के मन में यह विश्वास आया। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स हमारे टाइम में बन के दिखाई पड़ा, इसलिए उनके मन में एक विश्वास आया। राहुल गांधी 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर में कहते हैं कि सत्ता जहर है। ये बात मेरी मां ने कहा। आज उनकी ओर से कहा गया कि मुझे सत्ता से प्यार नहीं है, लेकिन सारी की सारी कवायद तो सत्ता के लिए ही चल रही है ना। आज आपके सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि आप काफी बार ये सवाल पूछ चुकी हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट और भी कई बार टीवी पर ये सवाल पूछ चुके हैं। 1991 के बाद
क्या कोई भी गांधी नेहरू परिवार से सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर या किसी और पद पर रहा है? तो जब डिसइंटरेस्ट इन सत्ता कहा जाता है, इंटरेस्ट इन नेशन कहा जाता है, तो उसका यह मतलब होता है। आप सोच सकती है भाजपा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर चुनाव जीता जाए, जो इंडिया शाइनिंग को ध्वस्त करके 2-2 बार यूपीए की सरकार बनाए और पद से चला जाए? आप सोच सकती है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं? भाई, जब आप सुपर प्रधानमंत्री हैं तो आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत क्या है? चित्रा जी जरा बताइए मुझे। राहुल गांधी के 2-3 वक्तव्य हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हिपोक्रेसी हिंदी मतलब दोगलई, ये एक बिल्कुल अलग सीमा पे पहुंची हुई है। उन्होंने कहा कि काशीराम जी की बहुत इज्जत करता हूं, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों को जागृत किया। तो ठीक है, आज उन्होंने स्वीकारोक्ति तो की कि काशीराम के आने के पहले जो दलित कांग्रेस पार्टी को वोट देता था, उस दलितों को कभी कांग्रेस ने जागृत नहीं किया, सिर्फ दलितों का शोषण किया। राहुल गांधी के कहने का यही मतलब है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अब आप बताइए, इस देश में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या हम कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तीसरा इंस्टीट्यूशन क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु पार्लियामेंट हमले का दोषी, उसको फांसी होती है। अफजल, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन का मजाक किसने उड़ाया यूनिवर्सिटी लेवल पर? आ जाइए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैसे ऑर्डिनेंस फाड़ा था, प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत की थी, देन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, ये पूरे देश को पता है। डिनर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का फेयरवेल डिनर छोड़ के बैंकॉक छुट्टी मनाने चले गए थे। एक्सप्लेनेशन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नहीं, प्रायर परमिशन के साथ गए थे। ये थी इंस्टीट्यूशन की इज्जत। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट 1973 एएन रे को सुपरसीड किया, इतने ही पे नहीं माने, उसके बाद जस्टिस बेग को भी सुपरसीड करवाया गया, और तो और 1964 में नेहरू जी ने भी सुपरसीड किया था। तो ये हो गई इंस्टीट्यूशन की इज्जत कांग्रेस के द्वारा। तो भैया, जो इस पार्टी को ना इंस्टीट्यूशन की इज्जत रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रही है, इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर घुसा दिया 1942 अमेंडमेंट के थ्रू, वो आज बैठ के यहां पे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। जो आदमी खुद इंस्टीट्यूशन की इज्जत नहीं करता हो, जो आदमी खुद कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करता, उसको क्या अधिकार है नेशनल टीवी पे या कहीं भी ये बयान देने का? बात यह है कि जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। 125 साल पुरानी पार्टी की यह हालत हो गई कि 1 साल से मायावती के आगे घिघिया रहे थे, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, और बहन जी इनको घास नहीं दे रही थी। ठीक है, और इस तरह से हंसने से नहीं होगा, क्योंकि देश आप पे हंस रहा है, और उसके ऊपर आके इस तरह से वक्तव्य देना, ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, जो है ही नहीं, इनमें शर्म बची हुई है। पहली बार लालू यादव की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। मृत्युंजय तिवारी शायद उस वक्त आरजेडी में नहीं थे, इसलिए इनको नहीं पता है। हमारे साथ भी सरकार बनाई, ठीक है, पलटी अगर हम मार रहे हैं तो इन्होंने कम पलटी नहीं मारी है, कितने दलों को खा गई है। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, मैं आपके दर्शकों से आज पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है सरकार, आप ईडी सीबीआई से डरते क्यों हैं भाई? ईडी और सीबीआई से, एक मिनट मृत्युंजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ईडी, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं ईडी और सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है अगर कोई गलत नहीं किया है? कौन डर रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जी को सीबीआई ने 3 महीने तक 8-8 घंटे ग्रिल किया, 8-8 घंटे ग्रिल किया, अमित शाह को ग्रिल किया, कुछ मिलता तो छोड़ते, वो लोग डटे रहे, क्लीन होके निकले। आप लोग क्यों जेल चले जाते हैं? लालू यादव के पास सीबीआई आती है तो साक्ष्य क्यों मिलते हैं? वो जेल में क्यों चले जाते हैं? तेजस्वी यादव के पास सीबीआई आती है, रेड होता है तो क्यों साक्ष्य मिल जाते हैं? वो जेल क्यों चले जाते हैं? महाराष्ट्र में गृह मंत्री जेल क्यों चला जाता है? महाराष्ट्र में गृह मंत्री क्यों चला जाता है? कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत क्या है? ईडी का रेट, सीबीआई का रेट, ईडी ने क्या, सीबीआई ने क्या नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन नहीं किया था? बीइंग गुजरात चीफ मिनिस्टर कुछ मिला? अगर कुछ मिलता था, आपको क्या लगता है कांग्रेस और यूपीए सरकार छोड़ देती? एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए, इसका कोई फायदा नहीं होता, बीच में मत बोलिए। दोनों दूसरी बात, लालू यादव के पास क्यों मिल जाती है संपत्ति? एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मृत्युंजय जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, ये कह रहे हैं डर रहे हैं, कौन डर रहा है बताइए? ये कहना है चित्रा जी कि ईडी सीबीआई जब ये परिवारवादियों का रेड करती है तो ईडी सीबीआई को साक्ष्य क्यों मिल जाते हैं? इनको क्यों जेल हो जाती है? न्यायालय इनको बेल देने से मना क्यों कर देता है अगर ये बेकसूर है तो? ये चोरी करके सीनाजोरी कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से नीचे तक की परिवारवाद की पार्टी चोरियों में लिप्त हैं, सारे तो बेल पे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कौन बेल पे नहीं है आप बताइए जरा? लालू यादव बेल के लिए तरस रहे, मिल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव बेल पे हैं,
आप जिन्होंने ये खजाना लोग लूट लिया, ईडी सीबीआई उनको का नहीं हुआ पकड़ेंगे। खड़ा करते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई के पास ED इन्हीं को कुछ करेंगे, मिलता है, नेताओं बाकियों में क्यों नहीं मिलता है? ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कैमरा देखकर बहुत कुछ बोलने लगते हैं। मैं मोदी जी से पलटकर 2 सवाल पूछती हूं। आपको परिवारवाद से नहीं, आपको एक ही परिवार से दिक्कत है, क्योंकि वो खड़े होकर आपसे सवाल पूछता है निडर और निर्भीक होकर। मोदी जी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने अकालीस के साथ सरकार बनाई। सब परिवार की पार्टियां थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरी पार्टी में वंशज भरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां से भी जो ले गए मेरे मित्र हैं वो सब वंशज है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद और अपना दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है, खूब गलबैयां हुई। परिवारवाद की पार्टी है। अगर वो देश का विनाश कर रहे हैं, जैसा कि आप और मोदी, आपने कहा मोदी जी कह रहे हैं, तो ऐसा विनाशकारी लोगों को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बना रहे हैं? दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी परिवारवाद की बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनका अपना दामन इसमें जबरदस्त तरीके से मैला है। सिवाय एक बात के, उनको एक ही परिवार से दिक्कत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग यहां पर दोगलई की बात कर रहे थे। दोगलई की बात वो लोग ना करें जो आज भी चरण वंदन में जुटे हुए हैं, जबकि उनकी अस्मिता पर, उनके डीएनए तक पर मोदी जी ने सवाल उठा दिया था। सत्ता का लालच ऐसा होता है कि डीएनए पर सवाल उठाया, अस्मिता पर बिहार की, और अभी भी बेचारे चरण वंदन कर रहे हैं। ये दोगलई की बातें करेंगे, हंसी आती है इन लोगों पर। लेकिन परिवारवाद पर आपके डायरेक्ट सवाल का मैंने डायरेक्ट जवाब और एक सवाल भी पूछा है, और मैं आशा करती हूं सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। और एक चीज और कह दूं, आपने, क्योंकि मैंने कहा कोई नेहरू गांधी पीएम नहीं बना, आपने कहा अध्यक्ष बने। हमारे यहां अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है और बहुत ही इसको डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ा जाता है, क्योंकि जितिन प्रसाद भी इनके खिलाफ लड़े थे, माधव सिंधिया भी लड़ना चाहते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में भाजपा का क्या कोई अध्यक्ष चुनाव लड़के जीता है? ये बता दे। रबर स्टैंप बेचारे नड्डा जी बने घूमते हैं, सारा काम अमित शाह जी कर रहे हैं। चले, मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा, पहले एक बिंदु का जरूर उत्तर दे दूं। केवल जो इन्होंने कहा ना ईडी एजेंसीज ये वो, मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ। चारा घोटाले का केस कब दर्ज हुआ? जब जनता दल की सरकार थी, और ये उसी जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी की सरकार में। इन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, इन्हीं की पार्टी के प्रदेश में सरकार, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और दोष भाजपा का। अब आइए सुप्रिया जी की पार्टी, एक ही उदाहरण दे रहा हूं। एक ही केस है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी को जमानत लेनी पड़ी, नेशनल हेराल्ड का केस। कब शुरू हुआ? 2013 में, जब केंद्र में इनकी सरकार थी और कोर्ट ने शुरू किया और उस केस में जमानत लेनी पड़ी। आरोप भाजपा के ऊपर। गजब का तर्क है कि नहीं? अब दूसरी बात बताता हूं, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा सम्मान होना चाहिए, और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा पारित जो विधेयक था उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह सम्मान था संस्थाओं के प्रति। अरे आप सरकार में थे, आपकी आंख की पुतली का एक इशारा होता तो वो विड्रॉ हो जाता, वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों का वास्तविक चरित्र ठीक सबके सामने। हां, परिवारवाद की बात सुप्रिया जी को पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि एक परिवार से। पहले तो ये बता दूं, इन्होंने कहा इनके यहां अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है और परिवार का उससे लेना नहीं। चित्रा जी, बिल्कुल बहुत लंबी है। 2022 में इनकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, 2019 और 20 में अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, 1919-20 में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। 102 साल से घुमा फिराकर सत्ता का केंद्र एक ही परिवार के ऊपर है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रह ले, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष रह ले, और कोई दूसरा होता है तो स्टेप डाउन करना पड़ जाता है। चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू के सामने करना पड़ा हो या देवराज अरस को इंदिरा जी के सामने करना पड़ा हो। इसलिए यह परिवार की प्रक्रिया। अब दूसरी बात, पता नहीं क्यों गलतफहमी की एक परिवार से प्रॉब्लम है। अरे यूपी में आपका परिवार कहां था भाई? वहां तो अखिलेश जी का परिवार था, और उनमें कन्नौज में हम बाकी तमाम सीटें जीते, करहल की सीट हार गए, ठीक है। ये बिहार में आपका परिवार कहां था? तो गरीब गुरबा का परिवार था लालू प्रसाद यादव जी का। तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी, चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हारे। कर्नाटक में आप कहां थे उस समय? देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे। उत्तर से दक्षिण तक यह बात ये बताइए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, आप तो नहीं थे। ये काहे की गलतफहमी अभी तक आपको है कि जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज पूर्वोत्तर में आपका एक सांसद नहीं रह गया है। आप अपने राज्य में, आप अपनी अमेठी और रायबरेली लोकसभा बताने की स्थिति में नहीं है। 2 लोकसभा सीट होती थी, आज 2 विधानसभा। तो परिवार मैं तो खुद नहीं लेकर गई थी, आपने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब तो दूंगी ही। शो में आई हूं, मैंने तो पूछा
निषाद पार्टी और अपना दल को क्यों रखा हुआ है? पीडीपी और सेना और अकाली के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? पंकजा मुंडे से लेकर पूनम महाजन से लेकर जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कल्याण सिंह के लड़के, उनके पोते, राजनाथ सिंह जी के लड़के, हमारे जो ले गए वो सब किसी न किसी के पिता, किसी न किसी के पुत्र ही है ना मान्यवर, या उनके भी वंशज ही खत्म किए दे रहे हैं आप लोग। तो दिक्कत की बात यह है कि अपने गिरेबा में भी झांक कर देखिए ये बोलने से पहले। और परिवारवाद पर मुझे एक बात जरूर ये कहनी है कि परिवारवाद में अगर कोई परिवार की पार्टी भी है जहां का मुखिया किसी परिवार का है, अगर प्रजातंत्र में उसको वोट मिलकर चुना जा रहा है तो उसको प्रजातांत्रिक तरीके से चुना हुआ कहते हैं। परिवारवाद बात कर रहे हैं, अरे भैया तो निकालिए निषाद जी को, निकालिए अनुप्रिया पटेल जी को, लेकिन वो नहीं निकालेंगे क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। अब आपने बात करी कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष थे और क्या था, ये बात दलितों से शुरू हुई थी तो मैं कुछ आंकड़े रख देती हूं, आप भी अपनी तरफ से अगर कोई आंकड़े हो तो रखिएगा। 17 राज्यों में सरकार है सुधांशु जी आपकी, 17 में, एक में दलित मुख्यमंत्री हो तो बताइए। हमारे 3 दलित प्रेसिडेंट हुए, जगजीवन राम जी, सीताराम केसरी जी, दामोदरम संजीवैया जी। कांग्रेस ने इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति बनाए, के.आर. नारायणन जी। पहली दलित लोकसभा स्पीकर महिला बनाई, मीरा कुमार जी। पहले दलित लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तो और दलित चीफ मिनिस्टर अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले दलित, के.जी. बालाकृष्णन, कांग्रेस की देन थे। दलित चीफ मिनिस्टर्स का नाम आप सुनना चाहते हैं? दामोदरन संजीवैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी और चरणजीत चन्नी जी। 17 जगहों पर आपकी सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं कहती हूं मूलतः आपकी जो मानसिकता है, मूलतः जो आपकी आइडियोलॉजी है, मूलतः जो आपका आपने कहा ना चाल चरित्र की बात आप आरएसएस की करते हैं, जहां से आपकी ट्रेनिंग होती है, वो मूलतः दलित विरोधी है। क्या आपको अपनी पार्टी में एक भी दलित नेता नहीं मिलता कहीं पर, कहीं कमान संभालने के लिए? और आपने बनवारी मेघवंशी के बारे में जो चुप्पी साधी, उससे बहुत सी बातें अपने आप साफ हो जाती। देखिए चित्रा जी कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस की बात मुंह से निकल आती है। बने थे। अरे भाई वो कॉलेजियम ने बनाया था और ये कह रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांग्रेस की देन है। कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही जाती है। हमारे शासनकाल में बने थे कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोले और चुप्पी की बात जब मैंने आपको जवाब नहीं होता तो लोग शेर पढ़ने लगते हैं और इंदिरा जी के बारे में जब सटीक सवाल का सीधा जवाब नहीं होता तो लोग शेर और शायरी करते हैं। सबसे बड़े दलितों के महापुरुष हुए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कांग्रेस की सरकार से बतौर मंत्री रिजाइन किया था, मैं दर्शकों से कहता हूं ना मेरी बात मानिए ना सुप्रिया जी की बात, केवल डॉक्टर अंबेडकर का त्यागपत्र का पत्र, रिजिग्नेशन लेटर पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने उनके साथ क्या क्या किया है वो साफ हो जाता है।